आइए मेरे दोस्त, इस वीडियो में क्लियर करेंगे साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि तैयारी आपको बेहतर चल रही है। अगर 10 से कम आता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको बताना है। यह स्पेशल वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जिनका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। आप लोग को भरोसा दिला दें कि इस चैनल पे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, लाइव क्लास शुरू होने वाले हैं और लाइव क्लास चलेंगे तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास क्वेश्चन में, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटिव जुड़े हुए सभी क्लियर करा दिए जाएंगे। आपको 100% ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तो आज क्वेश्चन हम लोग 21 से देखेंगे, 20 तक क्वेश्चन हो चुका था, आज 21 से इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट से आंसर आप लोग कमेंट करना है, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे, हम आपको बताते भी चलेंगे। सवाल है कि शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है Ca/OH का होल 2। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन, कौन सा गैस, Cl2, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, आप लोग पढ़ चुके होंगे, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। Ca/OCl2 है ना, होल 2, ये विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब। अगर ऑप्शन है आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बताते बताते आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? देखिए यहाँ पे क्या आयनिक यौगिक, अब विद्यार्थी यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको सिंपल शब्दों में समझना है कि जब धातु की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है तो क्या बन जाता है? आयनिक यौगिक बन जाता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे अधातु और गैस है, ये आयनिक यौगिक नहीं है। CO2 गैस है, ये नहीं होगा। NH3 अमोनिया गैस, ये भी आपका नहीं होगा। क्या होगा? तो CaCl2, देखिए Ca+2 होता है, आप पढ़ चुके होंगे, यानी ये धातु और Cl जो होता है वो माइनस में एक होता है संयोजकता, और ये आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए क्या होगा? ये आयनिक यौगिक है। कंप्लीट है। जैसे Ca का +2 है और Cl का -1 होता है, ये इसको आयन दे देंगे, ये इसको, इसीलिए बन जाता है Ca और Cl2, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखेंगे 23 है। क्या दिया हुआ हमारे पास 23 में? संगमरमर का व्यवहारिक सूत्र, व्यवहारिक बोल सकते हैं, व्यापारिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, अगर बात करें संगमरमर की बात करें तो संगमरमर को ही पत्थर बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है, मार्बल बोला जाता है। ये सूत्र होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। CaCO3 जो होता है वो किसका? तो संगमरमर का सूत्र होता है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, कमेंट कीजिए फटाफट से। अगला सवाल हमारे पास कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या अवचेतन अभिक्रिया? तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें बेहतर ढंग से। देखिए, ऊष्मशोषी यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलता है, जिस अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा निकलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऊष्मशोषी। सॉरी, ऊष्मशोषी है, यहाँ पे शोषण करता है। ऊष्मशोषी है, शोषी मतलब क्या? शोषण करना। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी जिसमें ऊष्मा का निकलता है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा यानी गर्मी बाहर निकलती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो अपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है सवाल हमारे पास? वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहे जाती है? आप बिल्कुल अभिक्रिया का चिन्ह इस रूप से आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? फटाफट से बताइए। याद रखिए, यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय भी कहलाती है। क्या? अनुत्क्रमणीय कहलाती है, जो दोनों दिशाओं में होती है। ऑप्शन है, अगर ऑप्शन ए बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही। और आप लोग बता दें कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। 10 क्लास के विद्यार्थी, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा। मेंडल ने मटर में कितने गुणों का प्रकाश किया था? मेंडल, जिसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, और सवाल कई बार पूछा है
कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। और इन्होंने मटर के लगभग 7 पीढ़ियों तक के गुणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का, तो 7 गुणों का अध्ययन किए थे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए। अगला, लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह या ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फटाफट से बताइए आप लोग। याद रखें, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। किसे, प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगर बी सच्चे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला, पीत जो हमारे पेट में पाया जाता है, पीत कहाँ से स्रावित किया जाता है, पीत जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, बताइए फटाफट से। याद रखेंगे, पीत जो स्रावित होता है वह यकृत से होता है। कहाँ से, यकृत से होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है देखेंगे कि ईस्ट, सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि ईस्ट में जनन कैसे होता है, बताइए फटाफट से। ईस्ट में जनन कैसे होता है, कैसे होता है, जैगोट द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर की, तो ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास अगला है, दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे है अधिक समानता। क्या चीन के विद्यार्थियों से थी, तो चीन के विद्यार्थियों से नहीं है, क्योंकि चीन के विद्यार्थी आप देखे होंगे चीन के लोग बहुत ही छोटे छोटे गोरे गोरे होते हैं। चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो चिंपैंजी से तो इसका राइट आंसर की बात करें कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता, हमारी यानी मनुष्य की समानता जो अधिक है वो किससे, तो चिंपैंजी से है। याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रामापिथिकस और इथोपिस्कस जो है 2 प्रकार के वनमानुष देखे गए थे दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल हमारे पास कि तापमान कौमा वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तापमान हो, वर्षा हो तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है, जैविक कारक है, भौतिक कारक है, मृदीय कारक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब के सब क्या भौतिक कारक है, क्या भौतिक कारक है। याद रखेंगे, तापमान, वर्षा और पवन भौतिक कारक होते हैं। अगला, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं और फिर लौट करके आते रहते हैं। अगला सवाल है क्या कि सौर ऊर्जा है ना, सौर उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो देखिए, ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए कौन, कोशिका यानी पेड़ पौधे जो होते हैं किसका प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो कोशिका प्राय उपयोग करती है वो ग्लूकोज का करती है। किसका, ग्लूकोज का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल है कि किशोरावस्था में होने वाले, क्या है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या जाता है, अंकुरन। तो देखिए, अंकुरन बीज को कहा जाता है। प्यूबर्टी, विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। अगला, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त को ले सकता है। याद रखें, यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जो ए बी होते हैं वो सबसे ग्रहण कर सकते हैं, और ए ब्लड ग्रुप ओ प्लस यानी ओ जो होता है वो सभी को क्या कर सकता है, दान दे सकता है। ओ सभी ग्रुप को दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या, सर्वदाता ओ को कहा जाता है और ए बी को क्या कहा जाता है, तो सर्वग्राही कहा जाता है। 35 नंबर सवाल, ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे मनुष्य में होने वाले त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परीतन सभी से रक्षा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें कि ओजोन परत के क्षय होने से हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी यानी त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाएगा, उत्परिवर्तन का हो जाएगा नहीं। अगला, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किस में पाया जाता है, वृक्क में, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में।
तो देखिए अगर बात करें नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन जो पाया जाता है किसमें, ब्रिक में पाया जाता है नेफ्रॉन। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब। अब आप लोग फटाफट से बताइए कि यानी 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको देख लीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक जो लाल रक्त यानी लाल खून में जो कोशिका लाल वर्णक होता है किसके कारण, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, धमनी या सीरा। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है कि लाल रक्त कोशिका में लाल जो वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी रक्त का रंग लाल दिखना हीमोग्लोबिन का कारण ही होते हैं। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाहक भी है। रक्त का पीएच मान 7.4 भी होता है। रक्त अस्थि मज्जा में बनता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। कौन सा ऐसा जंतु है जो चमड़ा से भी है और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। तो मनुष्य तो हो नहीं सकता, मनुष्य है भी नहीं। क्या मछली है, स्तनधारी है, तिलचट्टा है या मेढक है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो देखिए मछली तो नहीं है, क्योंकि मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद कुछ देर के बाद वो मर जाता है। स्तनधारी या तिलचट्टा या मेढक। राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेढक जो है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, यानी चमड़ी से भी सांस ले लेता है और फेफड़ा से भी सांस ले लेता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जल्दी आप लोगों के बीच में लाइव क्लास शुरू होने वाला है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे टिहरी बांध जो बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ जिसको हम आप लोग बताते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या संयोजन है या उपचयन है, अपचयन है, विस्थापन है। तो देखिए भोजन का जो पाचन होता है वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर। तो चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सही कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।